नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी सुनील, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। गतिशील होना ही जीवन है, जीवन गतिशीलता का नाम है। आइए अपनी गतिशीलता बनाए रखने हेतु जोड़ों, हड्डियों, मांसपेशियों को स्वस्थ रखना सीखें। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक रोमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम का नाम है, जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें कैसे समस्या समाधान किया जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है। और आप यदि कोई पेशेंट इससे परेशान है, इस बीमारी से ग्रसित है, तो उसकी लाइफ नॉर्मल कैसे हो सकती है। इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, जोड़ प्रत्यारोपण के लिए विशेष रूप से इंग्लैंड से प्रशिक्षित हैं 10,000 से भी अधिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन का अनुभवी, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, छत्तीसगढ़, इस एरिया में एकमात्र ऐसे सर्जन है जो एक्सक्लूसिवली जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं। 15 से भी अधिक वर्ष का अनुभव, जॉइंट रिप्लेसमेंट के व्यापक 15 साल से भी ज्यादा, और जोड़ प्रत्यारोपण के लिए दुनिया भर के 40 से भी अधिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन को प्रशिक्षित किया गया है। सभी प्रकार के आधुनिक टेक्निक के थ्रू हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं और बेस्ट रिजल्ट्स दे सकते हैं। इसमें विशेषज्ञता है घुटने, कूल्हे, कंधे के किसी प्रकार के जोड़ प्रत्यारोपण की सर्जरी, जिसमें टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट आता है। मिनिमल इन्वेजिव या कंप्यूटर नेविगेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। घुटने और कंधे के दूसरे प्रकार के ऑर्थोस्कोपी से भी जो भी सर्जरीज होती है, यह पॉसिबल है। और आर्थराइटिस के लिए किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट की यहाँ पे पूर्व सुविधा है। और यदि किसी को पुराने किसी भी संबंधित जोड़ से चोट लगी है या एक्सीडेंट हुआ है या फिर किसी का ट्रीटमेंट हो चुका है जिससे वो संतुष्ट नहीं है या वो ट्रीटमेंट फेल हो चुका है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट की सुविधा पूरी मिलती है। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए खासकर हमने 4 तारीख को एक फिक्स डे रखा हुआ है, जिसमें हम डिस्काउंटेड कंसल्टेशन लेते हैं। खासकर जो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, इनके लिए प्रथम परामर्श फिक्स रखा गया हुआ है। शुरू करते हैं। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है? यह एक सिस्टेमिक रोमेटिक डिजीज है जो कि सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोपैथी के अंतर्गत आता है। टिपिकली पेशेंट बहुत यंग होते हैं, 18 से 30 साल की उम्र में पता चलता है, लेकिन यदि इस बीमारी को ध्यान से देखा जाए तो यह 8 साल, 10 साल, 12 साल की उम्र में भी पता चल जाता है, बशर्ते कि यदि हमें उनको फैमिली हिस्ट्री पता हो और बीमारी के लक्षणों को हम ध्यान से देखें और नजरअंदाज ना करें। पुरुषों में यह बहुत ज्यादा होता है, महिलाओं में यह कम से कम होता है। कारण इसका अननोन है, लेकिन मोस्टली जो इसका कारण है वह जेनेटिक है। यह एक आनुवंशिक बीमारी है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। इसमें मेनली जो होता है HLA-B27 टाइप का एक जीन है जो 90% पेशेंट में पॉजिटिव पाया जाता है। यह बीमारी एक ऐसी आर्थराइटिस की बीमारी है जो लाइफ लॉन्ग लास्टिंग चलती है, क्रॉनिक चलती है, और मोस्ट ऑफनली यह स्पाइनल कॉलम को अफेक्ट करती है, स्पाइन को जो अफेक्ट करती है। इसके साथ ही स्पाइन को इस तरीके से अफेक्ट करती है कि नीचे जो पेल्विस का हिस्सा होता है जिस पे स्पाइन जुड़ा होता है, उसका भी यह सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसे हम SI जॉइंट कहते हैं, सैक्रोइलियल जॉइंट, जिसके कारण से यह फाइनली स्पाइन को स्टिफ कर देता है, फ्यूज कर देता है। और कंप्लीट फ्यूजन होने के बाद में यह जॉइंट इतना स्टिफ हो जाता है कि इस कंडीशन को हम बैम्बू स्पाइन, जो कमर की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, वह फाइनली बांस की तरह स्टिफ हो जाती है। यदि हम इसके पैथोलॉजिकल प्रोसेस को देखें तो नॉर्मल स्पाइन में देखिए दोनों हड्डियों के बीच में डिस्क होता है, इसके आसपास में लचीले लिगामेंट्स होते हैं और यह फ्लेक्सिबल होता है, मूवमेंट इसमें होता है। लेकिन जैसे जैसे स्टेजेस में यह बीमारी आगे बढ़ती है, स्टेज इन्फ्लेमेशन का होता है, इस कंडीशन में यहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू होता है, मूवमेंट कम होता है, पेन शुरू हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे बोनी प्रोमिनेंसेस बनना शुरू हो जाते हैं, और यही बोनी प्रोमिनेंसेस जो ऑस्टियोफाइट्स कहलाते हैं स्पाइन में, जिसे हम सिंडेस्मोफाइट्स कहते हैं, ये फाइनली एक दूसरे स्पाइन के वर्टिब्रा को जोड़कर ये स्पाइन को फ्यूज कर देते हैं, जॉइंट का मूवमेंट पूरा खत्म हो जाता है और स्पाइन रिजिड होकर बांस की तरफ हो जाती है। लक्षणों में यदि हम जाते हैं तो माइल्ड टू सीवियर में लक्षण आपको दिखाई देते हैं। बैक पेन, हिप्स में, बटक्स में पेन होता है, दैट इज ऑफन। यह तकलीफ अर्ली मॉर्निंग बहुत ज्यादा होती है, खासकर सुबह में, और स्पेसिफिकली यह
ठंडी सीजन में ये जब मौसम ठंडा होता है, जैसे बरसात का अर्ली मॉर्निंग है, और खासकर गर्मियों में, सर्दियों में सुबह-सुबह इसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। और यह पेन धीरे-धीरे जैसे-जैसे दिन चढ़ता है या एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं, उस समय यह एक्टिविटी के साथ-साथ यह दर्द या जो स्टिफनेस है, जो जकड़न है, वो कम होना शुरू हो जाती है। यह जो इन्फ्लेमेशन पैथोलॉजी है, यह लिगामेंट, टेंडन, जॉइंट कैप्सूल और आसपास के सारे मांसपेशियों में यह जॉइंट के पूरे स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर लेता है। और जॉइंट जो स्पाइन के अंदर होते हैं, ये पूरे जॉइंट को फ्यूज करने के बाद में एंकालोज कर डालते हैं, उसको फिक्स कर डालते हैं। जैसे-जैसे जॉइंट और डिस्क स्पेस बोन के द्वारा रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ पूरे स्पाइन का मूवमेंट खत्म होना शुरू हो जाता है, और गर्दन और लोअर बैक का मूवमेंट टोटली खत्म हो जाता है। काइफोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके कारण से सामने धीरे-धीरे पेशेंट झुकना शुरू कर देता है और बेंड फॉरवर्ड पोजीशन अडॉप्ट कर लेता है, जिसके कारण से बहुत सारी डिसेबिलिटी होती है। जो खासकर जो काइफोसिस होता है, यह डोर्सल रीजन में होता है। डोर्सल रीजन में काइफोसिस होने के कारण चेस्ट के जो स्ट्रक्चर है, उनका फंक्शनिंग है, वो काफी इन्वॉल्व हो जाता है। रिब्स के मूवमेंट कम हो जाते हैं, और जिसके कारण से श्वास में भी तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, जो कि फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी ऑफ लंग, ये भी काफी प्रभावित होती है। और एक्सपांशन जो है चेस्ट वॉल का कंप्रोमाइज हो जाता है, जिसके कारण से ब्रीदिंग भी कंप्रोमाइज होती है। साथ ही जनरलाइज फटीग, एक थकान सी, एक डल एकिंग पेन कंटिन्यूअसली बना रहता है, जिसके कारण से पेशेंट हमेशा परेशान रहता है। अब आते हैं इसके डायग्नोसिस कैसे करते हैं। सिंपल डायग्नोसिस होती है क्लिनिकल, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सोबर्स टेस्ट, जिसमें हम स्पाइन की मोबिलिटी चेक करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग, इस तरीके के बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। बट सोबर टेस्ट इज बेसिकली स्पाइनल मूवमेंट देखा जाता है फॉरवर्ड बेंडिंग के थ्रू, जिसको हम चेक करते हैं। ब्लड टेस्ट करा के हम स्पेसिफिकली HLA-B27 नामक जीन को जरूर आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे यह बीमारी कंफर्म हो जाती है। एक्सरे में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर्स दिखाई देते हैं, जिसमें से लॉन्ग टर्म चेंजेस में जो स्पाइनल चेंजेस हैं, और सैक्रोइलियाइटिस, जो सैक्रम के पास में इलियम होता है यहाँ पे, और ये पूरी स्पाइन धीरे-धीरे फ्यूज हो जाती है, जैसा इसमें देख रहे हैं। और यह एक बांस की तरह दिखाई देने लगता है, ये देख रहे हैं। और ये रहा डोर्सल स्पाइन, जिसको मैं कह रहा था कि काइफोसिस, जो कुबड़ निकल जाता है पीठ में, उसकी भी पिक्चर पैथोलॉजिकली हम उसको कोरिलेट कर पाते हैं। इसके लिए हमें कई बार टोमोग्राफी, सीटी स्कैन या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग अर्थात MRI की भी जरूरत पड़ती है। अर्ली स्टेज में MRI के करने से हमें सैक्रोइलियाइटिस अर्थात बीमारी के बहुत शुरुआती लक्षणों का पता चल जाता है, और MRI में बीमारी को पकड़ने में काफी हद तक मदद करती है। ट्रीटमेंट में सच्चाई यह है कि चूंकि यह बीमारी जन्मजात है, जीन्स में से आती है, इसीलिए इसका कोई भी जड़ से खत्म होने की संभावना नहीं होती, और जड़ कोई चीज होती नहीं है। यह एक जेनेटिक है, आपके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स होती है। इसके हिसाब से इसका कोई सच बताएं तो ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन प्रिवेंशन इतना बढ़िया है कि मेडिकेशंस और बाकी चीजों को यदि हम सही समय से फॉलो करें और बीमारी बहुत गंभीर अवस्था की ना हो, तो आपकी लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल और नॉर्मल लाइफ आप रूटीन में व्यतीत कर सकते हैं। तो पूरे लक्षण, सिम्टम्स, पेन जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और स्टिफनेस यदि ओवरलोड नहीं करती, स्टिफनेस प्रोमिनेंट नहीं होती, हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं, बशर्ते बीमारी बहुत गंभीर ना हो। मैनेजमेंट की तरफ यदि हम आते हैं, तो इसमें सिंपल सी चीजें हैं, जिसमें से मेडिकेशंस होते हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जिसे हम कहते हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में पेन किलर कहा जाता है। क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन एक बेसिक पैथोलॉजी के रूप में होता है, इसीलिए इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, जिसे NSAIDs कहते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। DMRDs जो होते हैं, यह आर्थराइटिस के लिए खास दवाइयां होती हैं, जो कि केमिकल और बायोलॉजिक के रूप में दो प्रकार में पाई जाती है। केमिकल DMRDs का रोल हालांकि इस बीमारी में है, लेकिन कम है। दूसरा जो बायोलॉजिकल DMRDs होते हैं, यह भी आजकल काफी अवेलेबल हो चुके हैं साइंस के डेवलपमेंट के साथ में, और हम उसके उपयोग से भी बीमारी को बहुत अच्छे से रोक सकते हैं। काफी हद तक हमें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। बस केमिकल DMRDs सस्ते होते हैं, बायोलॉजिकल DMRDs थोड़े से महंगे होते हैं, तो कई बार अफोर्डेबिलिटी की भी प्रॉब्लम आती है। ऑपरेशन की भी जरूरत हमें कई बार पड़ती है, क्योंकि इस बीमारी में स्पाइन के साथ साथ हिप जॉइंट भी काफी इन्वॉल्व होता है। मेनली तो इसमें स्पाइन इन्वॉल्व होता है, लेकिन दूसरा जो मेन स्ट्रक्चर है वो होता है टोटल हिप जॉइंट।
हिप जॉइंट जो है यह भी काफ़ी अवस्था में इन्वॉल्व होता है और दोनों कूल्हे पूरे खराब हो जाते हैं, जिसके कारण से हमें हिप जॉइंट का टोटल हिप रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। देखते हैं क्लिनिकल सिनेरियो जिसमें देखिएगा यह जो हमारा पेशेंट है, यह एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित है और यह लगभग 10 साल से इस बीमारी से पीड़ित है और 3 साल से यह बिस्तर में पड़ा हुआ है। इसके चलना-फिरना, इसका घूमना, इसकी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ और सारी काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसकी समस्या काफ़ी बढ़ी हुई है। यह पूरा डिसेबल हो गया है, बेड रिडन हो चुका है। इसी पेशेंट को हम पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद देखिए इसका हिप जॉइंट इतना खराब हो गया है कि इसका चलना-फिरना बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है या बेड रिडन हो चुका है। इतनी विकृत अवस्था में, इतने डिसेबल कंडीशन में आपकी लाइफ को कंटिन्यू कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इस पेशेंट का हमने दोनों तरफ से घुटने का हिप जॉइंट का रिप्लेसमेंट किया और इसकी पूरी रिकवरी में हमें 2 सप्ताह हुआ और उसके बाद यदि आप देखेंगे कि यह कितना कंफर्टेबल हो सकता है, तो देखिए यह 3 साल से चलने में असमर्थ इंसान, जिसके मूवमेंट इतने कम है कि ये चल भी नहीं पा रहा है, ना बैठना-उठना मुश्किल हो रहा है। इसकी लाइफ टोटल बेड में आ चुकी है। इसका ट्रीटमेंट सही जब हुआ, दोनों हिप रिप्लेसमेंट, तो आप देख सकते हैं दूसरे पिक्चर में आप देखिए, मूवमेंट पूरा आ गया इसका हिप जॉइंट का। देखिए पैर सीधा कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, पूरा सीधा उठा सकते हैं। ही इज़ अ यंग चैप, 30 साल का, अपना पूरा काम रोक चुका है, सारा कुछ, लेकिन इसकी लाइफ पूरी पटरी पे आ जाती है। केवल एक सही ट्रीटमेंट के होने से, स्पेशलिस्ट के द्वारा एक सही इलाज होने से। जो बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहा था, वो इंडिपेंडेंटली बैठ पाता है, चल पाता है, अपनी लाइफ को नॉर्मल कर पाता है। जो वॉकर से भी पकड़ के चल पाना जिसके लिए संभव नहीं हो रहा था, ये बिल्कुल नॉर्मल अपनी वॉकिंग कर पा रहा है। देख रहे हैं, यह बिल्कुल नॉर्मल चल भी पा रहा है और इवन सीढ़ी चढ़ना, उतरना और बाकी चीज़ें भी इसके लिए नॉर्मल बिल्कुल डूइंग एक्सीलेंट। तो यह एक बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है और एक आजकल के एडवांस टेक्निक में सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन के द्वारा आपकी लाइफ बहुत ही नॉर्मल और कंफर्टेबल हो सकती है। एक हँसी-खुशी की ज़िंदगी आप व्यतीत कर सकते हैं। So life becomes very comfortable once you get your treatment properly done by super specialist. So थैंक यू इस पूरे लेक्चर को सुनने के लिए। आज के लिए हम इतना ही कहेंगे। आप किसी भी प्रकार के क्वेरीज के लिए, आर्थराइटिस के लिए, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। सो द टेक होम मैसेज इज लाइफ डजंट स्टॉप जस्ट because you have arthritis. Life is mobility and mobility is life. Thank you.